नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आरंभ एजुकेशन एम्पावरिंग एस्पिरेंट्स। देखिए, सरकार बदलने के बाद लगातार स्टूडेंट्स में स्टूडेंट के मन में ये बात बनी हुई थी कि किस प्रकार से अब योजनाओं को तैयार किया जाए, क्योंकि पुरानी सरकार जो कांग्रेस सरकार के टेन्योर में जो योजनाएं थी, उन योजनाओं से सवाल आने की संभावना अब न के बराबर है लगभग। तो अब ऐसी योजनाएं आएंगी जो बीजेपी की सरकार में पहले लॉन्च हुई है या अभी जिन योजनाओं का नाम बदला जा रहा है। तो किस प्रकार की योजनाएं आपके पेपर में अब आ सकती है, उस पर यह वीडियो जो है वो फोकस्ड रहेगा। मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार की योजनाएं अब पेपर में आ सकती है। एक बड़ी योजना, एक बहुत महत्वपूर्ण योजना जिसका नाम है धान उत्पादन प्रोत्साहन योजना, इसको हम लोग आज के वीडियो में कवर भी करेंगे डिटेल में। यहाँ से आपके पेपर में बिल्कुल क्वेश्चन आने की संभावना, बहुत इंपॉर्टेंट की योजना है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि किस किस प्रकार की योजनाएं जो है वो आपके पेपर में अब पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को स्किप मत करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और हम लोग इसके बाद भी जो योजनाएं आपके पेपर में आ सकती है उसको भी देखेंगे। वीडियो के और भी वीडियोज आएगी जिसमें हम लोग देखेंगे। आप अगर कमेंट करके बोलेंगे कि वीडियो और भी चाहिए और इस प्रकार की योजनाएं कवर करवाने के लिए, तो मैं जरूर उसको कवर करवाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो तक लास्ट तक बने रहिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो एक प्रकार की योजना जो है उसको हम लोग आज कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है धान उत्पादन प्रोत्साहन योजना। क्या नाम है? धान उत्पादन प्रोत्साहन योजना। ये योजना की शुरुआत हुई थी 2014-15 से। देखिए, जब बीजेपी की सरकार थी तो 2014-15 और 2015-16 इन 2 सालों का बोनस जो है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो किसान धान खरीदते हैं उसके ऊपर जो सरकार बोनस तय करती है, उस बोनस का वितरण जो है वो उस समय 13-14 मतलब 14-15 और 15-16 में नहीं किया गया था। तो कहा जाता है कि यही बीजेपी की हार का सबसे बड़ा उस समय कारण भी बना। तो उस अपनी गलती को सुधारते हुए बीजेपी ने घोषणा पत्र में अपनी घोषणा किया कि हम 2014-15 और 15-16 में जो धान का वितरण नहीं किया, मतलब भूधान के बोनस का वितरण नहीं किया गया है, उसको जीतने के बाद 25 दिसंबर 2023 को सारे जिनको बोनस 14-15 और 15-16 के ऐसे किसान जिनके खाते में बोनस नहीं ट्रांसफर किया गया है उनको बोनस देंगे। बीजेपी की सरकार जीती भी, तो उस योजना को कैसे क्रियान्वित किया जाएगा, किस कंडीशन में बोनस मिलेगा, किस कंडीशन में बोनस नहीं मिलेगा, किन किन को बोनस मिलेगा, कैसे कैसे मिलेगा, वो सारी इस योजना के माध्यम से सरकार ने पूरा डॉक्यूमेंटेशन जारी किया है। उसके आधार पर मैं इस योजना को आपको बता रहा हूं। ध्यान से समझिएगा, व्यापम और पीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। तो धान उत्पादन प्रोत्साहन योजना, इसी योजना के तहत सरकार जो है वो धान का समर्थन मूल्य जो बोनस है धान का, वो जो इसी योजना के तहत जो है वो देती थी, है ना। इसकी शुरुआत हुई थी 2014-15 से। इसका उद्देश्य था समस्त कृषक, सारे कृषक जो धान की खेती करते हैं या जो प्रमाणित बीज का उत्पादन करते हैं, जिसको छत्तीसगढ़ कृषि एवं बीज विकास निगम जो है वो खरीदती है। धान को खरीदी कौन करती है? मार्कफेड। छत्तीसगढ़ बीज विकास निगम जो है वो प्रमाणित बीज की खरीदी करती है। जो किसान जो है वो बीज का उत्पादन करते हैं, प्रमाणित बीज का, तो उसको खरीदी करती है छत्तीसगढ़ कृषि एवं बीज विकास निगम, है ना। तो ऐसे किसान जो धान की खेती करते हैं उनको जो बोनस दिया जाता है वो, प्लस ऐसे किसान जो प्रमाणित धान बीज का उत्पादन करते हैं तो उनको भी बोनस दिया जाता था। वो छत्तीसगढ़ बीज विकास निगम खरीदती थी उनका, है ना। तो उससे भारत सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 300 रुपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि इस योजना के तहत दी जाती थी। ऐसे दोनों किसानों को जो प्रमाणित धान बीज उत्पादन करते हैं और धान की खेती करते हैं, उनको बोनस जो है वो भारत सरकार के द्वारा एमएसपी पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 300 रुपये प्रति क्विंटल 300 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाती थी, यानी बोनस दिया जाता था इस योजना के तहत। ठीक है, अब प्रोत्साहन राशि का जो भुगतान है वो इसके माध्यम से, इसी योजना के माध्यम से प्रोत्साहन राशि का भुगतान 25 दिसंबर 2023 को किया जाएगा, मतलब किया गया है ना। 25 दिसंबर 2023 को इसका भुगतान किया गया है, जो सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अटल जी की जयंती जो अभी 25 तारीख को जो है संपन्न हुई है। ठीक है, तो ये योजना ये थी जो इसी के आधार पर इसको क्रियान्वयन किया जा रहा है। कौन कौन हितग्राही रहेगा, इसके बारे में क्या क्या बताया गया है। पहला, 2014-15 और 15-16 में जिन कृषकों ने एमएसपी पर धान बेचा है, ऐसे किसान इसके हितग्राही रहेंगे। इस योजना का लाभ मिलेगा जो 14-15 और 15-16 में जिन्होंने किसान एमएसपी पर धान बेचा है, उनको बोनस नहीं मिला था। धान तो बेच लिए हैं लेकिन बोनस नहीं मिला था, यही गलती हो गई थी। तो उसी को सुधारा जा रहा है इस योजना के माध्यम से। तो 14-15 और 15-16 में जिन कृषकों ने एमएसपी पर धान बेचा है वो इसके लिए पात्र होंगे, वो इसके हितग्राही होंगे, इनको ये लाभ मिलेगा। दूसरा, बीज उत्पादक कृषक हैं जो प्रमाणित बीज का उत्पादन करते हैं, ठीक है, और 14-15 और 15-16 में उत्पादन किया था,
तो ऐसे कृषकों को छत्तीसगढ़ कृषि बीज विकास निगम के द्वारा यहाँ पर प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा और धान वालों को मार्कफेड के द्वारा किया जाएगा। ठीक, देखते हैं योजना के घटक। तो कितना घटक में वही बताया गया है कि कितना रुपए का जो बोनस है वो मिलेगा, मतलब प्रोत्साहन राशि 300 रुपये प्रति क्विंटल, 1 क्विंटल के पीछे 300 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से ये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। उस समय जो नियम संचालित होता था 14-15 यानी कि 14-15 और 15-16 में जो नियम से धान खरीदी किया जाता था, जितना क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से 15 क्विंटल किया जाता था आसपास, 15 क्विंटल प्रति एकड़, उसके हिसाब से क्या किया जाएगा, वहाँ पर धान खरीदी की जाएगी। उस समय जो नियम चल रहा था उसके हिसाब से। योजना का क्रियान्वयन कैसे किया जाएगा, पैसा कैसे मिलेगा किसानों को, ध्यान से देखिए इसको। देखो, पहले खाद्य विभाग जो है, ठीक है, जो खाद्य विभाग है, भारत सरकार का खाद्य विभाग निगम जो है, वो संचालक कृषि जो है, संचालक कृषि खाद्य विभाग से पैसा को निकालेगा, है ना। यानी खाद्य विभाग जो है वो संचालक कृषि को पैसा को क्या करेंगे, जितना पैसा किसानों को देना है उसको संचालक कृषि को देंगे। संचालक कृषि यहाँ पर से पैसा को निकालेगा और संचालक कृषि जो है इस पैसे को मार्कफेड को ट्रांसफर करेगा, है ना। मार्कफेड जो है संचालक कृषि के माध्यम से क्या, संचालक कृषि के माध्यम से मार्कफेड जो धान की खरीदी करती है छत्तीसगढ़ में, है ना, मार्कफेड को पैसा मिलेगा और मार्कफेड जो है वो अपेक्स बैंक को पैसा देगी, है ना, अपेक्स बैंक। और अपेक्स बैंक के माध्यम से, अपेक्स बैंक के पास पूरा डाटाबेस रहता है कितने किसानों को इसका लाभ दिया जाना चाहिए करके, और अपेक्स बैंक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जिसको डीबीटी कहते हैं, अपेक्स बैंक जो है वो सारे किसानों के खाते में डायरेक्ट जो है वो इस पैसे को ट्रांसफर कर देगा। तो क्या होगा, खाद्य विभाग संचालक कृषि को पैसा देगा, संचालक कृषि जो है वो क्या बोलते हैं मार्कफेड को पैसा ट्रांसफर करेगा, मार्कफेड जो है वो अपेक्स बैंक को देगा और अपेक्स बैंक के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे किसानों के खाते में ये पैसा जो है वो पूरी तरीके से चला जाएगा। ठीक है, ये सब चीजें इसके माध्यम से बताई गई। उसी तरीके से ये तो धान का हो गया। अब बीज का, तो प्रमाणित बीज का संचालक कृषि को पैसा दिया जाएगा, संचालक कृषि बीज विकास निगम को पैसा देगा और बीज विकास निगम जो है वो कृषकों के खाते में ये पैसा जो है वो ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, देखिए अब इसमें कुछ विशेष हैं, मतलब कुछ विशेष कंडीशन है कि भाई 2014-15 काफ़ी टाइम हो गया, तो 14-15 और 15-16 में जो किसान थे, अब किसी की उसकी मृत्यु हो गई है, किन्हीं लोग का बंटवारा हो गया है, किन्हीं लोग का कोई डिस्प्यूट चल रहा है, विवाद चल रहा है, तो उस स्थिति में क्या किया जाएगा, तो इसको बताया गया है उसमें विशेष के तहत मैंने उसको शामिल किया है। देखिए, ऐसे कृषक जिनके द्वारा 14-15 या 15-16 में धान विक्रय किया गया था और धान विक्रय करने के मतलब धान बेचने के उपरांत भूमि को बेचा जा चुका था या बंटवारा हो चुका था। देखिए, ऐसे किसान जहां 14-15 और 15-16 में धान बेच दिए, अब उनको बोनस तो उस समय मिला नहीं था, लेकिन उनके धान बेचने के बाद क्या हुआ, भूमि को बेच दिया उन्होंने। अब उतने समय तक जरूरी थोड़ी है, बहुत सारे किसान तो अपना भूमि को बेच भी चुके हैं, 14-15 और 15-16 के किसान हैं। तो ऐसे किसान जिन्होंने भूमि को बेच दिया है, जैसे कि राम के पास वो भूमि था, राम के नाम में, है ना, अब राम ने क्या कर दिया है, किशन को वो भूमि को बेच दिया है। ठीक, तब क्या होगा, या फिर दो भाइयों के बीच भूमि का बंटवारा हो गया है और राम ने भूमि को राम के नाम पे भूमि था, उसने क्या बोलते हैं कि धान बेचा था, अब वो किशन के नाम पे चला गया है, उसके भाई के नाम पे वो भूमि चली गई, तब क्या होगा, तो मूल काश्तकार जिन्होंने धान विक्रय किया था उसको पैसा मिलेगा। मैं क्या बोल रहा हूं आपको, जैसे कि राम के नाम पे भूमि था, अब वो भूमि का बंटवारा हो गया है, तो वो किशन के नाम पे भूमि चली गई है, लेकिन उस समय धान कौन बेचा था, राम बेचा था, तो राम के नाम पे ही अकाउंट में वो पैसा जो है वो ट्रांसफर होगा। समझ रहे हो आप ये बात, जिसके माध्यम से वो धान को बेचा गया था, चाहे वो भूमि का बंटवारा हो गया हो या वो भूमि को बेच दिया हो, तो जो पुराना जिसके नाम पे था उसी के नाम पे क्या होगा, वो जो पैसा है वो ट्रांसफर होगा, उसी के अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफर होगा, जिसकी वो भूमि थी उस समय, उसके नाम पे वो पैसा जो है वो ट्रांसफर होगा, है ना। तो मूल काश्तकार जिन्होंने धान विक्रय किया था, जिन्होंने धान बेचा था, उसके नाम पे वो पैसा जो है वो ज्यादा जाएगा, है ना। ठीक, दूसरा क्या है, अगर उसका बैंक खाता, जिस किसान ने क्या बोलते हैं बेचा है धान, उसका बैंक खाता बंद हो गया है, जरूरी थोड़ी इतना साल तक बैंक खाता चालू रहे, उसका बैंक खाता यदि बंद हो गया है, यदि उसका बैंक खाता सुप्त अवस्था में है, मतलब कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, या उसका बैंक खाते का नंबर बदल गया है, इन कोई भी सिचुएशन में बैंक खाता अगर बंद हो गया है तब, या कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है तब, या फिर उसका बैंक खाता का नंबर बदल गया है तब भुगतान किसको किया जाएगा, अपेक्स बैंक और जिला सहकारी बैंक जो है, अपेक्स बैंक और जिला सहकारी बैंक है, वो क्या करेगी, वो नियम बनाएगी, वो नियम जिस हिसाब से वो नियम बनाएगी उसके हिसाब से जो है वो क्या बोलते हैं उसको पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। वो अपेक्स बैंक के ऊपर है कि किस प्रकार से रूल एंड रेगुलेशन बनाती है और उसके हिसाब से वो किसान को क्या दिया जाएगा, पैसा दे दिया जाएगा। उसका आधार नंबर मांगा जाएगा किसान का, और आधार नंबर के हिसाब से अपेक्स बैंक जो है और जिला सहकारी बैंक है वो क्या करेगी, नियम बनाएगी और नियम के आधार पर उसको पैसा दे दिया जाएगा।
तीसरा कंडीशन क्या है, उस किसान की मृत्यु हो गई है जिसने धान बेचा था, या वो किसान डिफाल्टर है ना, मृत्यु हो गई है, या डिफाल्टर या कानूनी उत्तराधिकारी घोषित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, वो डिफाल्टर हो गया है या फिर कोई कानूनी उत्तराधिकारी, मतलब उस भूमि का उसकी मृत्यु हो गई है, अब वो भूमि का उत्तराधिकारी कौन होगा इसके बारे में लड़ाई चल रही है। भाई भाई में लड़ाई चलती है ना, तो उस तरीके से भूमि अगला वारिस कौन होगा उसके बारे में कोई लड़ाई चल रही है, या जिसने धान बेचा था वो डिफाल्टर घोषित हो गया या उसकी मृत्यु हो गई है, तब उस कंडीशन में क्या किया जाएगा, तब उस कंडीशन में राशि का लाभ नहीं मिल पाया है। इस कंडीशन के कारण अगर किसी किसान को राशि का कोई लाभ नहीं मिल पाया है तो निर्धारित तिथि के उपरांत, मतलब 25 दिसंबर 2023 के उपरांत संबंधित सहकारी समिति है ना, संबंधित सहकारी समिति में जहां उसका धान बेचाया था वहां पर दस्तावेज को लेकर उसको उपस्थित होना पड़ेगा। जो प्रॉपर जो डॉक्यूमेंट है, वैलिड डॉक्यूमेंट है आज के डेट में, उसको लेकर उसके वहां पर उपस्थित होना पड़ेगा। और उसके बाद तो तहसीलदार है, अब ये क्या चल रहा है यहाँ पर, ये कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, डिस्प्यूट चल रहा है, दिक्कत चल रही है, कानूनी उत्तराधिकारी घोषित नहीं हुआ है या फिर वो डिफाल्टर घोषित हो गया तो उसके बारे में प्रक्रियाधीन है कार्यवाही, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर निर्धारित तिथि के उपरांत संबंधित सहकारी समिति में उसको डॉक्यूमेंट लेके उपस्थित होना पड़ेगा। और उसके बाद ये डॉक्यूमेंट ये सहकारी समिति में देगा, एक डॉक्यूमेंट वो तहसीलदार के पास देगा, और तहसीलदार अपने सबऑर्डिनेट्स के माध्यम से तहसीलदार जो है उसकी जांच करवाएगा और 15 दिन के भीतर इसका जो कानूनी कार्यवाही है, मतलब इसकी जांच करेगा कि इसको मिलना चाहिए, ये प्रॉपर जो है इसको मिलने के लिए ये योग्य है, पात्र है कि नहीं है, पात्रता अपात्रता की जानकारी लेगा, पूरा इन्वेस्टिगेशन करवाएगा, चेक करवाएगा और 15 दिन के भीतर उसके जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेगा और उसके अकाउंट में पैसा जो है वो ट्रांसफर होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो आपको डॉक्यूमेंट लेके उपस्थित होना पड़ेगा, तहसीलदार 15 दिन के भीतर जो है डॉक्यूमेंट उपस्थित होने के 15 दिन के भीतर उस पर जांच वगैरह करवा के उसको क्या करेगा, 15 दिन के भीतर जो है वो आपके अकाउंट में, मतलब 15 दिन के भीतर आप प्रॉब्लम को सॉल्व करके, इन्वेस्टिगेशन करवा के प्रॉब्लम सॉल्व करके पैसा को ट्रांसफर करवाएगा। तो ये पूरी कार्यवाही है, ये पूरा जो पात्रता अपात्रता और विशेष उसमें क्या है, धान उत्पादन प्रोत्साहन योजना में देखिए इस योजना का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि बीजेपी ने घोषणा पत्र में इसके बारे में जानकारी दी थी कि भाई ऐसा ऐसा किया जाएगा। पूरा 13-14 आप कह लीजिए 14-15 और 15-16 में जिन कृषकों को बोनस नहीं दिया गया था उसको इस योजना के माध्यम से दिया जाएगा। तो अब इसी प्रकार की योजनाएं आएंगी भाई, इसको अच्छे से नोट करके रखिएगा। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा, टेलीग्राम में मैं इसका स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा और बहुत सारे अपडेट्स जो है वो शेयर होते रहते हैं, तो वो ध्यान से जरूर आप ज्वाइन करिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया रहेगा, कमेंट सेक्शन में भी मैं पिन कर दूंगा, है ना। और एक चीज देखते हैं क्या हुआ है, अटल मॉनिटरिंग पोर्टल लॉन्च किया गया है अभी हाल ही में। अटल मॉनिटरिंग पोर्टल क्या करेगा, मॉनिटरिंग करेगा योजनाओं की। क्या करेगा, इस पोर्टल के माध्यम से जो भी योजनाओं का टारगेट दिया गया है जिले को, है ना, अब उस जिले के वो जिले वो तय टारगेट में, मतलब कोई योजना का क्रियान्वयन के लिए 6 महीने का टारगेट दिया गया है, तो 6 महीने में उस योजनाओं में क्या अपडेट हुआ, वो डेडलाइन में, तयशुदा डेडलाइन में वो योजना पूरी तरीके से अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट हो पाया कि नहीं, उसका लाभ प्रॉपर लोगों को मिल पाया कि नहीं, वो इस अटल मॉनिटरिंग पोर्टल के माध्यम से सरकार का जो सचिवालय है, मतलब मुख्यमंत्री का जो सचिवालय है, वो डायरेक्ट सेक्रेटरी के लेवल पे जो है वो मॉनिटर किया जाएगा। सेक्रेटरी जो है वो जो आईएएस सीनियर आईएएस ऑफिसर रहते हैं, उन लोग मॉनिटर करेंगे कि प्रभावी क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं योजना का, जिस तरीके से जितना तयशुदा समय में जो क्रियान्वयन होना था वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो मॉनिटर करेंगे, डायरेक्ट मॉनिटरिंग करेंगे, है ना। इस पे नजर रख सकेगा कौन, मुख्यमंत्री सचिवालय सीधे नजर रख सकेगा। और अभी इस अटल मॉनिटरिंग पोर्टल के क्या बोलते हैं, ये अटल मॉनिटरिंग पोर्टल पे वर्तमान में 23 विभागों की 35 योजनाओं को इसमें शामिल किया गया है और इन 35 योजनाओं की निगरानी की जा रही है कि इन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सीधा सेक्रेटरी सचिवालय जो है वो इसकी निगरानी कर रहा है। मुख्यमंत्री का ऐसा मानना है कि जो सुशासन तभी आता है जब योजनाएं प्रॉपर क्रियान्वित होती हैं। तो सुशासन दिवस के दिन यानी 25 दिसंबर 2023 के दिन अटल मॉनिटरिंग पोर्टल को इस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। ठीक, तो आज मुझे मुख्य रूप से एक पूरा योजना और इसके पोर्टल के बारे में जानकारी देनी थी। और आपको किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है तो देखिए, और जो है वो चरण पादुका वितरण योजना को जो कांग्रेस सरकार बंद कर दी थी उसको फिर से चालू करने वाली बीजेपी, वहां से क्वेश्चन आ सकता है। आपका देखिएगा जो आवास वितरण किया जा रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना, वो वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। महतारी वंदन योजना से क्वेश्चन आ सकता है और भी कई प्रकार के, आयुष्मान भारत योजना से क्वेश्चन आ सकता है। मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट की जो योजनाएं चलाई जा रही हैं या जिनको फिर से चालू किया जा रहा है, जिनका नाम बदला जा रहा है, वहाँ से आपका मुख्य रूप से क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर आपको इस प्रकार की योजनाओं की और जानकारी चाहिए वीडियो के माध्यम से, आप चाहते कि मैं आपको बताऊँ, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा आपको।
और दूसरा ये बताइएगा कि आपको इस प्रकार की योजनाओं की जानकारी चाहिए या नहीं चाहिए, उसके अकॉर्डिंग मैं फिर आगे भी वीडियो यहाँ पर बनाऊंगा, आप लोग की जैसी इच्छा होगी उसी हिसाब से। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो वीडियो होगा आपके लिए हेल्पफुल सिद्ध हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।